हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी 7th क्लास की पॉलिटी का 4th चैप्टर देखेंगे, जिसमें है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग बचपन से ही उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे ही काम करने हैं, इस प्रकार से बड़ा होना है, और लड़की हो तो तुम्हें इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार के कार्य करने हैं। उनको खिलौने तक अलग अलग दिए जाते हैं, तो बचपन से ही उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है और बड़े होकर हम उनके प्रभाव देख सकते हैं। तो ये क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। सेकेंड, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, कि उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। जो समाज है उसने डिफाइन कर दिया है कि लड़के ऐसे ही होंगे और लड़कियां ऐसे ही होंगी, जबकि ऊपर वाले ने तो कुछ ऐसा किया नहीं। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसी ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य के कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं उनका काम ज़्यादा उच्च माना जाता है, जबकि जो महिलाएं होती हैं उनके काम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है सामोआ द्वीप की। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक ही भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, यानी कि वहाँ पढ़ाई का लेवल था नहीं तब। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि उनकी जो आय होती है वो मछली पकड़ने, उनको बेचने से ही उनके मतलब जो रोजी रोटी वो चलती है। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद करते थे और वो अपने काम पे चले जाते थे। और जो छोटे बच्चे होते थे, उनके जो बड़े भाई बहन होते थे, उन पर उन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ जाया करती थी, जबकि वो खुद भी 5 से 6 साल के हुआ करते थे। यानी कि वो बच्चे बचपन में ही अपने जो छोटे बहन भाई होते हैं उनकी देखभाल करना शुरू कर देते थे और बाहर का काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, यानी कि जो पूरा परिवार है वो मछली पकड़ने जाता है। बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थीं। लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा जो लड़कियां होती हैं वो स्कूल या कहीं भी जाती तो एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर चलना ज़्यादातर पसंद करती हैं, ताकि कोई घटना उनके साथ ना हो जाए। एक जो डर रहता है लड़कियों के अंदर, वो हमें इस प्रकार से साफ झलक सकता है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। यानी कि लड़कियों को स्कूल के बाहर
हमने अक्सर देखा नहीं जाने दिया जाता अंदर ही उनके मतलब पार्क वगैरह होता है जो उसी में वो वहीं खेलती रहती है। जबकि जो लड़के होते हैं उनके स्कूल के बाहर पार्क होता है, खुले मैदान होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। हमने अक्सर देखा जो लड़कियां होती हैं वो जो सड़क होती है वो सिर्फ आने जाने के लिए यूज़ करती हैं। ऐसा नहीं है वो बिना बात के घूम रही हैं। या सड़क पर अगर कभी ग्रुप में दिखती भी हैं लड़कियां तो थोड़ी ठीक ठाक लगती हैं, लेकिन अगर अकेली कोई लड़की जाती है तो वो हमेशा मतलब गंभीर रूप में एकदम सीरियस टाइप में दिखती है। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। हमने अक्सर देखा है लड़कियां सीधे अपने घर से कहीं भी जा रही हैं तो कॉलेज से सीधा घर, तो वो सिर्फ आने जाने के लिए यूज़ करती हैं। जबकि जो लड़के हैं बिना बात के भी टहलते रहते हैं। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर की दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। बचपन से ही लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों के लिए अलग खिलौने लाए जाते हैं, लड़कों के लिए अलग खिलौने लाए जाते हैं। उनको बचपन में लड़कों को बता दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम नहीं रहोगे। लड़कियों को बता दिया जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें घर के अंदर ही रहना है, यही काम करने हैं। उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? क्योंकि हमारे समाज की एक सोच बनी हुई है कि लड़के आगे चलकर मतलब इसी प्रकार से बाहर घूमेंगे, बाहर जाएंगे। ये लड़के हैं, लड़की है तो ये घर में ही रहेगी और इसी प्रकार से रहेगी वो भी। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। यदि कोई लड़की अपने घर में तेज़ आवाज़ से बोल जाए तो उसको कहते हैं कि तुम धीमे बोला करो, दूसरे घर तुम्हें जाना है, तुम्हें धीमी आवाज़ से ही बोलने की आदत डालनी चाहिए। उनको तेज़ आवाज़ से या मतलब अपनी मनमानी तक नहीं करने दी जाती है। लड़कों को रौब से ये सब बच्चों को यह बताने के लिए तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों का व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। यानी कि जब लड़के और लड़कियां इस रूप में बड़े होते हैं तो आगे जाकर जो उनका फ्यूचर है वो किस प्रकार के कार्य करेंगे वो भी निर्धारित हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक फैमिली के बारे में बताया गया है कि उसमें एक महिला होती है तो उसकी जो मतलब फैमिली होती है वो समझते हैं कि वो कुछ काम नहीं करती है, घर का काम कोई काम ही नहीं होता है, वो ऐसा समझते हैं। लेकिन जब वो एक दिन हड़ताल पर चली जाती है, काम करने से मना कर देती है, तो उस दिन पूरे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। उनको टाइम पर ना तो खाना मिलता है, ना घर की साफ़ सफाई हो पाती है। तो इस प्रकार से उनको भी समझ आ जाता है कि हाँ महिलाओं की क्या भूमिका होती है और घर में क्या काम होते हैं। हालांकि उनकी जो महिलाओं का काम होता है घर का, उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, इसलिए उनका काम किसी की नज़रों में आता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, जबकि इस जो घर का काम होता है इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है। सुबह 5 बजे से रात 12-1 बजे तक काम चलता है, तो इसके लिए कोई इनको पैसा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनकी कदर नहीं होती है। लोगों के दिमाग में गलतफहमियाँ होती हैं कि महिलाएं कुछ काम नहीं करती हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। क्योंकि पुरुष पैसे कमा रहा है तो पुरुष के काम को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि स्त्री को अपने ही घर में पैसे नहीं मिलते हैं, जबकि वो इतना काम करती है, इसलिए उसके काम को ज़्यादा बढ़ाई नहीं मिलती है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों की असमानता कैसे है।
घरेलू काम का मूल्य। हम हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है, क्योंकि यह सारी दुनिया की मतलब सारी दुनिया और हमारे समाज में तो खास तौर से भारत में ये धारणा बनी हुई है कि महिलाएं कुछ काम नहीं करती हैं। मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता और इन कार्यों करने वालों को भी इज्जत नहीं देता। यहाँ पर एक इनकी स्टोरी बताई गई है, मिलानी अपने बच्चे के साथ घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई जाती थी। यानी कि बाई लगा लेते हैं काम के लिए, तो वो मदद करती थी। जब भी जो हरमीत थी उसके काम को नहीं समझा था। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। अक्सर हमने जो न्यूज़ है उसमें भी देखा था कि किस प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इनके काम को काम नहीं समझा जाता और मतलब जो मालिक होते हैं इनको ऐसे समझते हैं जैसे इनको फ्री में काम करवा रहे हों। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, सभी की गरिमा होती है, सभी सम्मान के हकदार हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया, जिसका चित्र भी हमने देखा था। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। यानी बिल्कुल उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमने उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन जबकि वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी चाहे हाई लेवल की हो या लो लेवल की हो, काम काम होता है, सभी की गरिमा होती है, सभी का सम्मान हमें करना चाहिए। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी होती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। यानी कि इस प्रकार के जो घरेलू काम होते हैं उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि जैसे कंपनियों में होता है कि सुबह 8 बजे से आपको 5 बजे तक कार्य करना है, लेकिन जो घरेलू काम होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक काम चलता है। उसके बावजूद भी स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, उनके काम को काम नहीं समझा जाता है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। बिल्कुल करती हैं, कि पुरुषों के पास
अधिकतर संडे वाले दिन की छुट्टी भी हो जाती है, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हाल हो, वो अपना काम नहीं छोड़ सकती हैं, वो घर का काम करती ही हैं। उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, ना महीने में, ना साल में, ना दिन, ना हफ्ते में, कभी उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। यहाँ पर आंकड़े दिए हैं कुछ 1998 से 99 के बीच के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्य दिए हैं, हरियाणा और तमिलनाडु का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, यहाँ पर स्त्रियों के हैं, स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि देखो जो मतलब वेतन के द्वारा कार्य करती हैं, कहीं नौकरी कर रही हैं, तो उनके घंटे घरेलू काम वालियों से कम है, यानी कि घर में ज़्यादा काम होता है। स्त्रियों के कुल काम के घंटे निकाल सकते हैं। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, पुरुषों की, और यहाँ पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, जो कि पुरुष करते ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी कि महिला, जो घरेलू महिला है, वो सबसे ज़्यादा कार्य करती है। महिलाओं का काम और असमानता, जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। यानी कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को भी कोई कदम उठाना चाहिए। हालांकि सरकार बहुत कदम उठा रही है, महिलाओं के लिए नई नई स्कीम लेकर के आ रही है। समाज को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, लड़कियों को एजुकेशन देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गाँवों में शासन ने आंगनबाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। एक बालवाड़ी की मध्य प्रदेश के गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे, बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की मां, और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। ऐसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है, और महिलाओं पर इस प्रकार से कितने प्रकार का दबाव होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक चित्र में सब कुछ दिखा दिया गया है। एक माँ का रूप एक स्त्री निभाती है, घर की पूरी सारी जिम्मेदारी वो उठाती है, सबकी देखभाल करना, बच्चों को पालना, उन्हें पढ़ाना, खुद अगर वो जॉब कर रही है तो उस पर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ एक ही महिलाएं निभाती है, जबकि पुरुष सिर्फ कमाने पर ध्यान देते हैं। उनको घर की पूरी जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं ताकि आराम से वो कमा सके, जबकि स्त्रियों पर अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनका काम कभी ख़त्म नहीं होता, जिनके लिए कोई छुट्टियाँ नहीं हैं। इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू।